अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, पहले तो इस चैनल पर आपको सिर्फ क्रिकेट के हवाले से खबरें मिलती थी और उसी पर हम गुफ्तगू करते थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं सिर्फ क्रिकेट की खबरें इस चैनल पर देकर इस माशरे में अपना क्या किरदार अदा कर रहा हूँ। क्या सिर्फ खेलों की खबरें देकर मैं अपनी कौम के साथ, अपने देखने वालों के साथ क्या मैं इंसाफ कर रहा हूँ या नहीं। डेफिनेटली हमारा जो इस दुनिया में आने का मकसद है, सबसे पहला मकसद हमारा यही है कि हम एक दूसरे की भलाई का ख्याल करें, एक दूसरे के मुतालिक सोचें। और यही सोचकर मैंने जो है इस चैनल पे करंट अफेयर्स के मुतालिक भी बात करना शुरू की और ख़ासकर हमारे मुल्क की हालात पर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर किया करूं, ताकि हमें पता चले कि हम बहसीयत कौम किधर जा रहे हैं। और मैं भी कोशिश किया करूं कि जो मेरे देखने वाले हैं या मैं हूं, हम भी अपने जो है वो किरदार का इस माशरे के अंदर मुहासबा कर सकें कि हम बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम कहाँ पर खड़े हैं, हम इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ खेलों की खबरें देकर चले जाते तो मैं ये समझता कि इस चैनल से मुझे कोई खास ऐसा फायदा नहीं था जिसे मैं अपनी कौम को फायदा दे सकता, अपने लोगों को फायदा दे सकता, एक सच को मैं लोगों के सामने ला सकता। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस चैनल पर अब आपको सिर्फ खेलों की खबरें ही नहीं, खेलों की भी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू किया करेंगे। कुछ आपकी बातें हम अपने शो के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर, अपने व्लॉग्स के अंदर लिया करेंगे और कुछ हम अपनी तरफ से जो हमारे व्यूज हैं वो आपके साथ शेयर किया करेंगे और इस तरह हम एक मिलजुल के एक फैमिली क्रिएट करेंगे। और इससे पहले हमारा एक चैनल था जिसपे तकरीबन 5000 के लगभग हमारे सब्सक्राइबर आ चुके थे, हमें लोग ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन वो किसी वजह से टर्मिनेट हो गया और इसको हम दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। और इस मकसद के साथ कि हम इसमें लोगों के सामने सच लेके आए, हम लोगों के मसाइल इस पर आपके साथ शेयर करें, इस मुल्क के क्या मसाइल हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले जो आजकल मुल्क के जो हालात हैं, डेफिनेटली सारे पाकिस्तानियों को पता है कि क्या हालात चल रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये वतन अजीज किधर को जाएगा, क्या इसकी बका क्या है, आगे इसके साथ क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और उसी लिहाज से मैंने जो है आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपके साथ 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके ज़हनों में जो है वो चीज़ें हम क्लियर कर सकें। और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, ये मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारी जंग है, ये ना इमरान खान की जंग है, ना ये शहबाज शरीफ या किसी दूसरे जरदारी की जंग है। आपने अगर गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है तो आपको निकलना होगा, मुझे निकलना होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो कौमों का उस वक्त तक में हाल नहीं बदलता जो कौमें अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। हम वो कौम है जो हमेशा से छोटे छोटे लॉलीपॉप्स पे हम जो है वो रुक जाती हैं। अब जैसे ये आज वजीर आजम, भिखारियों के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की आपने तकरीर सुनी होगी और उसने आते साथ अवाम के मुंह में एक छोटी सी लॉलीपॉप डाल दी है कि अवाम अब चुप करके बैठ जाए और मैं अपना काम पूरी जो है वो तसल्ली के साथ करता रहूं। अब नहीं रुकना पाकिस्तानियों, अब जो हकायक हैं उन पे चलना है और हकीकत को जान के जीना है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, इस मुल्क के लिए जीना है, इस लोगों के लिए जीना है। और दूसरों के साथ अगर आप मिलकर जिएंगे तो वो जिंदगी है। अपने लिए तो जानवर भी जीकर चले जाते हैं, हर परिंदा, हर जानवर रात को पेट भर के सोता है और अयाशी की जिंदगी गुजारता है, ठीक है। और अगर हम ये सोचकर जिंदगी गुजारें कि हमने दूसरे लोगों का ख्याल करना है, अपने मुल्क का ख्याल करना है, अपने मुल्क के लोगों का ख्याल करना है और आने वाली नस्लों का ख्याल करना है, तो फिर मेरे पाकिस्तानियों ये जंग हमें लड़ना होगी, हमें निकलना होगा इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। और अब भी अगर कोई खामोश रहता है तो फिर वो बराबर का मुजरिम होगा। मुझे वो बात याद आ रही है कि बनी इसराइल में एक बड़ा पाक शख्स था जो बैठा रहता था, अल्लाह अल्लाह करता रहता था और अल्लाह की इबादत करता रहता था और उस कौम के सारे लोग बुराइयों में मुब्तला हो गए। और जब उस कौम पर अजाब नाजिल हुआ तो फरिश्ते ने पूछा अल्लाह से कि क्या उस बुजुर्ग को भी मैंने सजा देनी है, उस पर भी ये अजाब मुसल्लत करना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उस बुजुर्ग को तूने सबसे पहले वो सजा देनी है, सबसे पहले अजाब उसी पे नाजिल करना है। तो फरिश्ते बड़े हैरान हुए कि अल्लाह वो तो तेरा नाम लेने वाला है। तो अल्लाह ने कहा वो सिर्फ मेरा नाम लेने वाला है, जो बुराइयां हो रही थी, जो मुआशरे में सिस्टम चल रहा था, उसका वो खामोश तमाशाई बन के बैठा रहा, खामोशी से बैठा रहा, तो सबसे पहला मुजरिम वो है जिसने बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अगर तुम बुराई को देखो तो आप उसको ताकत रखते हो तो अपने हाथ के साथ रोकने की कोशिश करो, और अगर तुम ताकत उससे कम रखते हो तो कम से कम जुबान से रोकने की कोशिश करो, और अगर तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम तुम अपने दिल में तो उसको बुरा जान सकते हो, और अगर तुम दिल में बुरा जानते हो तो वो ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। और आज मेरे ख्याल में हम इस जगह पर खड़े हैं कि कहीं हमारे दिल में जो बुराई है वो बुराई भी हमें महसूस नहीं होती और हमें यह लगता है कि यार हमारे साथ नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, और वो आखिरकार अल्टीमेटली वो हम सबके साथ हो रहा होता है। जो हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे होते हैं कि नहीं उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है। इमरान खान ने अवाम को एक शऊर दिया है,
उसने एक गाइडलाइन दी है, उसने बताया कि ये रास्ता है। अब अगर उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे या उस रास्ते में छोटे छोटे लॉलीपॉप देकर हम रुक जाएंगे तो हम कभी बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकते। हम अपने जो इनकलाब होते हैं वो ऐसे नहीं आते, उस इनकलाब के लिए लोगों को जाने तक देना पड़ती है। ये वही आजादी है जो 1947 से शुरू हुई थी और वहीं से ये दोबारा शुरू हो गई है। 70 साल गुजर गए, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। वजह क्या है कि हमने कुर्बानियां उस तरह से जो दी थी उनकी हमने लाज नहीं रखी, आने वाली नस्लों ने उन कुर्बानियों की लाज नहीं रखी और उन कुर्बानियों को भूल गए। अब आज जो मैं आपके सामने 4 पॉइंट लेकर आया हूं उसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मैं कोशिश ही मैं ये करूंगा कि चीजें हकायक के साथ आपके सामने पेश करूं, दलील के साथ बात करूं। बिला वजह मैं आपके साथ तो कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा और कुछ जो सबूत होंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर भी किया करूंगा। सबसे पहले आप कहीं पर भी जॉब करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है और देखा जाता है कि आपने मुआशरे के अंदर कैसा रोल प्ले किया, किस तरह से आप रहे, बिहेवियर कैसा रहा, क्या क्या किया आपने मुआशरे के अंदर। फिर उसके बाद आपके कैरेक्टर को देखकर आपको जो है वो हमेशा जॉब दी जाती है। लेकिन यहाँ पर भाई अजीब चमत्कार होता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा है और इसी दिन उसके ऊपर मुकदमा है, उसने हाजिर होना है और उसने जाना है, उस पर फर्ज जुर्म आयद होनी है और उस दिन जनाब वो पाकिस्तान का वजीर आजम होने का हलफ उठा रहा है। ये पाकिस्तान में होता है सिर्फ कि चोर जो होते हैं वो भी वजीर आजम बन जाते हैं, उनका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, वो जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम बनकर आज हम के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जो बात की कि जनाब 4 पॉइंट में आपके साथ शेयर करता हूं आज के इस व्लॉग के लिए कि सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि हम जो है वो खत की इंक्वायरी करवाएंगे। और भाई वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पिछले 3 हफ्तों से कभी वो अवाम की अदालत में जा रहे हैं, कभी वो अपोजिशन को कह रहे हैं, कभी जनाब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मैं इन कैमरा ब्रीफिंग देता हूं, कभी वो पाक फौज का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कभी जनाब वो उसके लिए कमीशन बना रहे हैं कि इस पर तहकीकात करो, आपको पता चले कि ये वाकई मुल्क की रजीम चेंज करने की साजिश है, ये पाकिस्तान को धमकी है। कोई भी बाहर से आता है और वो धमकी लगाकर आपकी जो है वो रजीम चेंज कर दे, ये तो मुमकिन नहीं है। और किसी बंदे ने उस शख्स का साथ नहीं दिया, वो शख्स खड़ा रहा और लड़ता रहा कि भाई ये देखो, खत का किसी ने जिक्र नहीं किया, हमारी अदलिया ने जनाब फैसला सुनाया उसका जिक्र तक नहीं किया, आखिरी दिन तक। आज भी सुबह कासिम सूरी ने वो खत लहराया कि भाई इसका क्या करना है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और आज वजीर आजम पाकिस्तान के कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के मैं उसकी जनाब आज से इंक्वायरी करवाऊंगा। अब ये इंक्वायरी करवाना ऐसे ही है भाई कि आप कहीं जो है वो दौड़ में शिरकत करें और वो दौड़ में आप अकेले ही हो, साथ कोई ना हो और अकेले ही आप भाग कर कहें कि मैं तो दौड़ जीत गया। अब जब ये ब्रीफिंग करेंगे अपोजिशन में कोई बंदा नहीं, सारे पीटीआई के अरकान जो वो इस्तीफे देकर जा चुके हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है, मुद्दई इसका नहीं है, इमरान खान जिसको ये भेजा गया खत वो यहां पर मौजूद नहीं है। और अब आप यहां पर इन कैमरा ब्रीफिंग देके खुद ही कहेंगे कि ये तो साजिश नहीं थी, ये झूठ था, ये गलत बात थी, ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, और उल्टा इमरान खान को झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। अब ये साजिश है मेरे पाकिस्तानियों, इसमें अब आपने इन चीजों पे गौर करना है कि ये किस तरह से हमें बहकावे में लाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। इन्होंने सारी उम्र 70 साल में बेवकूफ बनाया, अब हम बनने वाले नहीं हैं। अब हमारे अंदर वो जज्बा आ चुका है जो पहले कभी नहीं था। अब इससे इमरान खान ने हमें हजूम से कौम बना दी है। अब ये तो खत की कहानी हो गई, किस तरह से ड्रामेबाजी करने लगे हैं, शोबाज साहब इधर ड्रामा करने लगे। और अगले इनकी रिलीफ की कहानी सुन लीजिए। आज इन्होंने रिलीफ के भी ऐलान किए, 25% तनख्वाह बढ़ा दी, पेंशन बढ़ा दी, आटा सस्ता कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। अब जब ये आटा सस्ता कर रहे हैं, सबको पता है कि जो महंगाई आई थी वो इंटरनेशनल लेवल पे आई थी, सारी दुनिया ने फेस की थी और खासकर जो कोविड का दौर गुजरा उसके बाद बहुत ज्यादा क्राइसिस आए। और अब ये अचानक से आकर इनको क्या फर्क पड़ता है, मुल्क के ऊपर कर्जा है, मुल्क ने इन्होंने बाहर से पैसे पकड़े, उनमें से 15% अवाम पे लगाया और 85% अपने मकसूद चपरासी के अकाउंट में शिफ्ट करवा देते हैं। और इन्होंने फिर ऐसा ही किया, आएंगे कर्जा लेंगे, आधा खुद खाएंगे, आधा अवाम को खिलाएंगे और कहेंगे ये हमारे लिए रिलीफ है। ये जो खुददार कौमें होती है ये उनकी निशानियां नहीं होती। ये तो ऐसे ही है कि आप अपने घर में काम करते हैं, बाहर से लोगों से कर्जा पकड़े और अपने घर वालों को रोज का जो है वो आप मैकडॉनल्ड पे जो वो पार्टी करवाने ले जाए। बाहर से कर्जा पकड़े, आप उनको जो है वो बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल पर आप उनको पार्टी करवाने ले जाए। और जब महीने के बाद वो शख्स आए, आपके घर वाले बड़े खुश हो, यार बड़ी कमाई कर रहा है हमारा लड़का, बड़े पैसे ला रहा है, ये वो, और बहुत आपको सराह रहे हो। और जब वो आपके बाहर जिसे आपने कर्जा लिया वो जब आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो क्या आपको शर्म महसूस होएगी कि नहीं होएगी? तो अगर आप बाहर से कर्जा पकड़ के पाकिस्तान को लॉलीपॉप देते रहते हैं, वो लॉलीपॉप देते रहते हैं और जब वो आपसे मांगते हैं तो खुददार कौमें डूब कर मर जाती हैं कि अब हमें लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, फिर उसी वजह से गुलामी करनी पड़ती है। और फिर ये ख्वाजा आसफ जैसे 2 टके के लोग आकर कहते हैं कि ये ऐसा होता है, वो बात है जी कि ये जो वेंटिलेटर हैं ये जो हैं ये अमेरिका के हैं, फिर ये बातें हमें इन्हें याद आ जाती हैं, इतने ये घटिया लोग हैं। और अभी ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। और मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह का नाम है, मैंने पहले भी कहा, अपनी ना सोचो, अपनी कौम के लिए सोचो, मुल्क के लिए सोचो, 2 मिनट के रिलीफ के लिए ना सोचो, लॉन्ग टर्म आने वाली कौमों के लिए सोचो। इकबाल ने भी कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे क्रूबियां। हम अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल नहीं करेंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हमें इस मुल्क के लिए सोचना है। और उसके बाद जब इमरान खान यहां से जा रहा है तो इस वक्त पाकिस्तान के अकाउंट में वो 23
बिलियन डॉलर के लगभग जो है वो रकम छोड़कर जा रहा है। 23 बिलियन 23.297। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये बोल न्यूज की प्रॉपर जो है वो वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड की है। 23.297 बिलियन जो वो पाकिस्तान के डॉलर की बात कर रहा हूं, 23.297 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं। और अब ये मकसूद चपरासी के रहमो करम पर है कि वो किस तरह से इसको ट्रीट करता है और इसमें से कितने पैसे वो अपने चपरासियों, फलूदे वालों और पता नहीं रिक्शे वालों के अकाउंटों में शिफ्ट करवाते हैं। पहले एक तो होता था, या जरदारी होता था या नवाज शरीफ होता था, अब दोनों मिल गए हैं। तो अब इस कौम का अल्लाह हाफिज है, अल्लाह बचाए। और अभी भी कौम चाहती है कि शायद कोई नई पुलिसियां लेके आए। अभी तक कौम को इनके लूटने का तरीका नहीं पता चला कि ये किस तरह से लूटते हैं हमें, कितने ये इनको कितना स्टाइल आता है पाकिस्तान को लूटने का, कितने ये ड्रामेबाज हैं। हमें इनके अलावा कोई और पार्टी नहीं मिलती। और खुद निकलो, खुद कौम को लीड करो, आपके ऊपर भी है। हमने सारी उम्र फॉलोअर नहीं बनना, हमने खुद भी कौमों को लीड करना है। आपने हमारा ताल्लुक अफला यंजुरून इला लिबिल कैफ खुलिकत से है कि हमने ऊंची चीजें, हमने तो आसमान देखने वाली कौम थी। हम यहाँ पर आटे, चीनी, दाल, गंदम, पता नहीं किस किस के मिर्चें, इसकी हम कीमतें लेकर बैठे हुए हैं। कौमें जो है वो खुददारी पैदा करती हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो देती हैं, वो गुलामी नहीं करती। ये गुलाम लोग फिर कहते हैं कि ये हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं और अब कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं। 3 दिन पहले यही कह रहे थे हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, और आज ये कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं। ये सारे ताने बाने, ये पाकिस्तानी कौम अब जाहिल नहीं रही, अब पढ़ी लिखी कौम है। इमरान खान ने कहा था मेरा वोटर छोटा है, वो अब बड़ा हो गया है, वो अब 25-25, 30-30 साल का हो गया, अब वो वोटर को अकल आ गई है। और ये 23 बिलियन डॉलर जो पड़े हैं, अल्लाह करे ये महफूज रहें और इन चोरों के हाथों से बचे रहें। और इसके साथ मैं एक छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब बड़ा कहते हैं पीटीआई ने बड़े कर्जे लिए, बहुत पीटीआई ने कर्जे लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्जे ले लेकर मुल्क की मत मार दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वो कर्जों की एक जो ऐसा किया कि जनाब इतने कर्जों के रिकॉर्ड बन गए। मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, आप जरा तवज्जो से देखिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 में हुकूमत में आई और 2018 तक रही। इन 5 सालों में जो पीएमएलएन है उन्होंने जो कर्जे लिए हैं उनकी तादाद है 49.762 बिलियन डॉलर, 49.700 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर। और उसमें जो उन्होंने वापस किए कर्जे, उनकी जो है वो तादाद है 27.071 बिलियन डॉलर, 27.71 बिलियन डॉलर। और उसमें जो बचे, जो इनका लिया हुआ कर्जा पाकिस्तान पर मजीद पड़ा रहा, उसकी तादाद थी 22.691 बिलियन डॉलर। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये स्टैट, ये मैंने डीएनडी की वेबसाइट से प्रॉपर डाउनलोड की है और मैंने इसकी ऑथेंटिकेशन भी मालूम की है। ये बिल्कुल दुरुस्त आपके साथ स्टैट शेयर कर रहा हूं कि जब ये हुकूमत छोड़कर गए तो इनके ही लिए हुए कर्जे में से 22.691 बिलियन डॉलर अभी पाकिस्तान पर कर्जा मौजूद है, यानी कि एक टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं। इससे पीछे जो जरदारी का दौर रहा, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, सबके सामने है उनके दौर। उसके अलावा मैं उसके परवेज मुशर्रफ और उससे पहले फिर ये मुस्लिम लीग नून का दौर, और फिर उससे पहले पीपल पार्टी का दौर, फिर उससे पहले ये इनका दौर। ये मैं इन अदवार की भी बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं 2013 से 18 तक के दौर की बात कर रहा हूं जिन्होंने कर्जे लिए हैं। आप स्टैट्स देख सकते हैं, इन्होंने 22.691 बिलियन डॉलर का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर थोप कर ये लोग दफा हो गए। और जब 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, तो वो 22 से नारे लगाते थे, उनका नजरिया था और उनकी आज भी सोच है कि गुलामी नहीं करनी, हमने लोगों से कर्जे नहीं लेने। लेकिन जब उनको नहीं पता था कि ये इतने बड़े चोर हैं, उनको शायद मालूम था कि ये एक खास हद तक चोर होंगे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए और उन्होंने खजाने को देखा तो उनको पता चला तो ये जितना मैं इनको चोर समझता था, इसको तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने बड़े चोर हैं ये। अब मुल्क भी खाली है, कुछ भी नहीं है, मजबूरन हमें बाहर से कर्जे लेकर मुल्क चलाना पड़ता था। और उस इमरान खान ने अपने 2018 से 2021 के टेन्योर के दौरान, ये 22 के तो 2 महीनों में कोई भी कहीं से कर्जा मौसूल नहीं किया, और 2021 के दिसंबर तक जो कर्जे लिए हैं उनकी तादाद है 38.8 बिलियन डॉलर, 38.8 बिलियन डॉलर। और उनमें जो वापस किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी तादाद है 29.815 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर वापस किए हैं इमरान खान ने। इन्होंने अपने पूरे टेन्योर के अंदर 5 साल के अंदर 27 बिलियन डॉलर वापस किए हैं, वो भी 50 बिलियन डॉलर लेकर। उसने सिर्फ 38 बिलियन डॉलर कर्जा लिया और उसमें 30 बिलियन डॉलर इनसे ज्यादा उसने वापस किया उस शख्स ने। और जब वो हुकूमत से निकाला गया है उसको हुकूमत से एक बैरूनी साजिश के तहत, उस वक्त उनका लिए हुए कर्जे में से सिर्फ 8.042 बिलियन डॉलर पाकिस्तान पर उनके लिए हुए कर्जे में से था, जो अगर उनकी इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो अगले 2 सालों में वो डेफिनेटली इस कर्जे को उतारने की मुकम्मल अहलियत रखते थे। जिस अंदाज में उन्होंने सिर्फ 3 सालों के अंदर 30 बिलियन डॉलर वापस किया, अपने सिर्फ 38 लिया उसमें, और इन्होंने 50 में से जो है वो सिर्फ 27 वापस किया। तो ये स्टैट्स आपके सामने है। इन्होंने नारे लगाते थे इमरान खान भिखारी है, उधर जाता है, कर्जे लेता है। भिखारी तो ये खुद है, ये तो इनके एक टेन्योर का ये हाल है। अगर इनके पिछले इतने टेन्योर आप निकाल लो तो इनका तो बेड़ा ही गर्क होगा। और अभी जनाब ये इमरान खान की बात करते थे, नौकरियां 56 लाख से ज्यादा नौकरियां इमरान खान ने फराहम की हैं अपने इस 3 साल के दौरे हुकूमत में।
56 लाख से, और इन्होंने अपने 5 साल के पूरे दौरे हुकूमत के अंदर भी इतनी नौकरियां फराहम नहीं कर सके। 5 साल और 3 साल में फर्क होता है, और ये अभी तक इमरान खान। फिर उसके बाद ये जो अब एहसास प्रोग्राम कह रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये एहसास प्रोग्राम को अब टर्न करने जा रहे हैं जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट में, और ये जी तुम्हें रिलीफ मिल रहा है। और उसके बाद जो सेहत कार्ड है जो इमरान खान ने शुरू करवाया था, हर खानदान जो है वो 10 लाख तक का इसका जो इलाज है वो मुफ्त करवा सकता है हर खानदान। और अब जैसे इमरान खान की रेजिम चेंज हुई, उसको निकाला गया, वो कार्ड को भी हॉस्पिटल वालों ने मानने से इनकार कर दिया। और अब ये जी हमारी तरक्की है, ये हमें अब लॉलीपॉप दे रहा है, ये कौमें गंडों पर, प्याजों पर और ये समोसों पर, और ये हमारी ये औकात नहीं है। ये उम्मत मुसलिमा है, इसने मुल्कों को लीड करना है, और हम अभी मोहल्ले के ट्रांसफर से लेकर और ये इट्टे के जो है वो स्यापे से नहीं निकल रहे। ये हमारे मुल्क का हाल है। और उसके बाद ये तो जो कुछ स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखे हैं। जरा शहबाज शरीफ साहब ने आज हुकूमत संभाली है माशाल्लाह से, और उन्होंने हुकूमत संभालते ही 3 जगहों को वजीर आजम हाउस के प्रोटोकॉल दिलवा दिए। और ये था कि सिर्फ एक वजीर आजम हाउस में भी, इसकी कहानी में जरा बाद में बताता हूं, पहले शहबाज शरीफ साहब की मैं बताता हूं। उन्होंने आते साथ जाती उमरा को वजीर आजम हाउस का प्रोटोकॉल दिलवा दिया। ये वही है जिनके नाश्ते यहां से जाते थे हेलीकॉप्टरों पर मरी में, ये वही लोग हैं, इनको भूलना नहीं है। ये इन्होंने जनाब अब जाती उमरा के बाद इनके जो मॉडल टाउन में घर है उनको भी इन्होंने वजीर आजम हाउस के प्रोटोकॉल दिलवा दिए। और अब ये जो इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस है उसको भी 3 जगहों पर, एक वजीर आजम के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो 3 जगहों पर होगा। आप उसे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना। और अब इमरान खान जब जाने लगा है और उसे पूछा गया कि इमरान खान साहब आप अपना सामान शिफ्ट नहीं करेंगे वजीर आजम हाउस से, तो इमरान खान साहब जवाब देते हैं कि मेरा ये डायरी और ये पेन, यही मेरा टोटल सामान है। मैं रोजाना अपने घर से आता हूं और यही पेन और डायरी मेरा कुल हिस्सा है, और मैं अपने ऑफिस में अपने काम सर अंजाम देकर मैं वापस चला जाता हूं। ये इमरान खान, और मेरा इधर कोई सामान नहीं है, मैं घर चला जाता हूं। बनी गाला में अपने घर चले जाते हैं, और एक हमारे ये दयूस किस्म के हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, अल्लाह इनसे हमारी जल्द से जल्द जान छुड़वाए, जिन्होंने आते साथ ही 3 जगहों को वजीर आजम हाउस का प्रोटोकॉल दिलवा दिया है। और आगे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आगे क्या क्या शाह खर्चियां होने जा रही हैं। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों, इन लोगों को पहचानो। अब हमने इनके झांसे में नहीं आना, इनके छोटे छोटे लॉलीपॉप्स में नहीं आना। आपने खड़ा होना है इमरान के साथ। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उसने इस हजूम को कौम बनाया है, और इन छोटी छोटी लॉलीपॉप्स में, इन जनाब इनके रिलीफ्स में हमें नहीं चाहिए। ये उल्टा मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बाहर से कर्जे लेकर छोड़ जाएंगे हम पर, और फिर हमें दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगी दोबारा से। और अब हमें अपनी जानों को की परवाह किए बगैर ये कुर्बानियां देकर ही इस मुल्क के लिए कुछ करना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें गुलाम होंगी। वो शायर कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना, ये शेर उन लोगों के लिए है जिन्होंने रात को निकलकर इमरान खान का साथ दिया और बता दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। और अब इमरान खान का ये जो चर्चा है पूरी उम्मत मुसलमा में हो चुका है कि वो अब सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो उम्मत मुसलमा का लीडर है। वो इस्लामोफोबिया पे बात करने वाला है, वो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसों पे बात करने वाला है, वो खातमुन नबीयीन पर बात करने वाला है। इनको अभी तक एक क्लिप के अलावा, वो जब उन्होंने ओथ उठाते हुए उनकी जुबान जो टंग फिसली थी, स्लिप ऑफ टंग हुआ था, खातमुन नबीयीन नहीं कहते, इनके पास अभी तक सिर्फ वही है। और इनको वो नजर नहीं आता जब नवाज शरीफ ने कहा था कि खुदा और भगवान एक है। ये बातें भूलनी नहीं है पाकिस्तानी, में बार बार कह रहा हूं। और अपने इरादे पुख्ता रखने हैं, अपने अज़म पुख्ता रखने हैं।